हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे भारतीय काव्यशास्त्र और उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि इसमें महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन किया गया है, तो आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर चैनल में नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। इस वीडियो से पहले हम लोगों ने 16 प्रैक्टिस सेट देख लिया है, जिसका जो वीडियो है हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में अपलोड है, तो आप उसे भी आसानी से उसे देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इसमें जो पहला प्रश्न है वह पूछा गया है कि रस संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य का नाम क्या है, यह बताना है। तो रस संप्रदाय के जो प्रवर्तक आचार्य हैं वह भरत मुनि हैं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा। देखते हैं दूसरा जो प्रश्न पूछा गया है वह है कि भरत मुनि के ग्रंथ का नाम बताना है। तो सभी को पता होगा भरत मुनि का जो प्रसिद्ध ग्रंथ है वह नाट्य शास्त्र है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। देखते हैं अगला जो प्रश्न है, भरत मुनि का समय क्या माना जाता है। तो भरत मुनि का जो समय माना जाता है वह माना जाता है 2री शताब्दी से, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। आगे जो प्रश्न पूछा गया है वह है कि भरत मुनि ने कितने रस माने हैं। तो भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में 8 रस माने हैं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी है वह सही हो जाएगा। देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह क्या है, इनमें से रससूत्र किस आचार्य ने दिया है। ध्यान रखिएगा, रससूत्र इसमें कौन दिया है। तो भरत मुनि ने सब रससूत्र दिए हैं। वह रससूत्र है विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रश निष्पत्ति। यह जो सूत्र दिया गया है वह भरत मुनि के द्वारा दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी है वह सही हो जाएगा। देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह है कि इनमें से असत्य कथन छाटिए। असत्य कथन बताना है कि कौन सा है। तो भरत मुनि का रस विषयक चिंतन वस्तुगत है, यह सही बात है। भरत मुनि रस को आस्वाद मानते हैं, यह गलत बात है। तो यहाँ पे असत्य कथन यही है, बाकी यह जो सी है और डी यह सभी सही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी है वह सही हो जाएगा। बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है, इसमें से कौन सा आचार्य रससूत्र का व्याख्याता नहीं है। तो देखिए, रससूत्र जो भरत मुनि ने दिया है उसके 4 व्याख्याता थे। वह हैं भट्टलोलक, भट्टनायक, अभिनवगुप्त और आचार्य शंकुक। लेकिन यहाँ पे जो दिया गया आनंदवर्धन, यह रससूत्र के व्याख्याता नहीं थे, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है, रससूत्र के प्रथम व्याख्याता आचार्य कौन थे, यह बताना है। तो देखिए, जो रससूत्र भरत मुनि द्वारा दिया गया उसका जो 4 व्याख्याता आचार्य है उनमें सबसे पहले किसने व्याख्या किया था उस रससूत्र का, यह पूछा गया है। तो वह सबसे पहले किया गया था भट्टलोलट द्वारा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी है वह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह है कि उत्पत्तिवाद या आरोपवाद किस आचार्य के मत को कहा जाता है। तो उत्पत्तिवाद या आरोपवाद जो कहा जाता है वह कहा जाता है यहाँ पे भट्टलोलट के मत को, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है, साधारणीकरण सिद्धांत के आविष्कारकर्ता आचार्य कौन है। तो साधारणीकरण की का जो शुरुआत किया गया था वह सबसे पहले किया गया था यहाँ पे भट्टनायक द्वारा, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है, भट्टलोलट के मत से विभावादि एवं स्थायी भाव के संयोग का क्या अर्थ है। यानी भट्टलोलट ने जो माना है विभाव आदि और स्थायी भाव के संयोग का क्या अर्थ माना है वह बताना है। तो उन्होंने माना है कि उत्पाद्य और उत्पादक का संबंध है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। यहाँ पे जो दिया गया है भोज्य और भोजक का संबंध, यह भट्टनायक ने माना है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है, आचार्य शंकुक के मत को किस नाम से जाना जाता है। तो आचार्य शंकुक का जो मत है वह है अनुमितिवाद, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी है वह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह क्या पूछा गया है। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह है कि चित्र तुरंग ज्ञान की अवधारणा का उपयोग किस आचार्य ने रस निष्पत्ति की व्याख्या में किया है। यानी चित्र तुरंग ज्ञान की अवधारणा का उपयोग किस आचार्य ने रस निष्पत्ति की व्याख्या में किया है, यह बताना है। तो यह अवधारणा जो दिया गया था वह आचार्य शंकुक द्वारा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी है वह सही हो जाएगा। बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया था, शंकुक ने रससूत्र में संयोग का अर्थ क्या माना है, यह बताना है। तो शंकुक ने रससूत्र में जो संयोग का अर्थ माना है वह अनुमिति माना है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी है वह सही हो जाएगा। इसी कारण इन्होंने अनुमितिवाद का प्रतिपादन किया था। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है,
भुक्तिवाद किस आचार के रस निष्पत्ति संबंध का मत का नाम है, यानी भुक्तिवाद किस आचार्य का है? तो भुक्तिवाद जो है वह है भट्टनायक का। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वह है इनमें से साधारणीकरण सिद्धांत किस आचार्य का है, यह बताना है। तो साधारणीकरण सिद्धांत जो है वह इनमें से है भट्टनायक का। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी है वह क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है, निम्न सूचियों को सुमेलित करना है और सही विकल्प का चयन करना है। तो देखिए यहाँ पे जो भट्टलोलट है उनका जो है भट्टलोलट का है यहाँ पे आरोपवाद, आचार्य शंकु का है अनुमितिवाद, भट्टनायक का है भुक्तिवाद और अभिनव गुप्त का है अभिव्यक्तिवाद। तो यह सही रूप है, इसे याद रखिएगा। एक प्रश्न इसमें से बनता है। चलते हैं देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, आचार्य शुक्ल के अनुसार साधारणीकरण किसका होता है, यह बताना है। तो आचार्य शुक्ल के अनुसार जो साधारणीकरण होता है वह आलंबनत्व धर्म का होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो 1 है वह क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। देखते हैं जो अगला प्रश्न पूछा गया है, साधारणीकरण का संबंध किस व्यापार से है, यह बताना है। तो साधारणीकरण का जो संबंध है वह भावकत्व व्यापार से है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी है वह सही हो जाएगा। आगे जो प्रश्न पूछा गया उसे देखते हैं। अगला जो प्रश्न है, रस सूत्र में संयोग का अर्थ भोज्य भोजक संबंध किस आचार्य ने माना है। तो यह भी बताया गया था, यह माना गया है भट्टनायक द्वारा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी है वह सही हो जाएगा। आगे प्रश्न जो पूछा गया उसे देखते हैं। भट्टनायक ने रस का स्थान कहाँ माना है, यह बताना है। तो भट्टनायक ने रस का जो स्थान माना है वह सहृदय सामाजिक का चित्त में माना है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी है वह सही हो जाएगा। देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह क्या है, भट्टनायक के भुक्तिवाद का मूल आधार इनमें से क्या है, यह बताना है। तो भट्टनायक के जो भुक्तिवाद का मूल आधार है वह है सांख्य दर्शन। तो इसे याद रखिएगा, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसे भी प्रश्न परीक्षा में बनते हैं। देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह क्या पूछा गया है। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह है कि इनमें से साधारणीकरण की स्थिति की तुलना मधुमती भूमिका से किसने की है, यानी साधारणीकरण की स्थिति की तुलना मधुमती भूमिका से किसने किया है, यह बताना है। तो यह किया गया है बाबू श्याम सुंदर दास द्वारा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है, रस को व्यंजना व्यापार किसने कहा है। रस को व्यंजना व्यापार किसने कहा है, यह बताना है। तो यह कहा गया है अभिनव गुप्त द्वारा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही हो जाएगा। देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है, अभिनव गुप्त के रस निष्पत्ति संबंधी मत को किस नाम से जाना जाता है। तो अभिनव गुप्त का जो रस संबंधी नियम है वह है अभिव्यक्तिवाद। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी है वह क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है, अभिनव गुप्त का रस निष्पत्ति संबंधी मत किस दार्शनिक मत पर आधारित है, यह बताना है। तो अभिनव गुप्त का जो रस निष्पत्ति संबंधी दार्शनिक मत है वह शैव दर्शन पर आधारित है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन 1 है वह सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है, रस सूत्र में संयोग का अर्थ व्यंग्य व्यंजक संबंध किसने माना है, यह बताना है। तो व्यंग्य और व्यंजक संबंध माना गया है वह किसके द्वारा? तो अभिनव गुप्त द्वारा माना गया है। तो ऑप्शन यहाँ पे जो सी है वह सही हो जाएगा। बढ़ते हैं देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है, इनमें से कौन सा कथन असत्य है, यह बताना है। तो रस ब्रह्मानंद का सहोदर है, यह सही बात है। रस की उत्पत्ति सतोगुण के उद्रेक से होती है, यह बताना है। तो यह भी सही बात है। रस आस्वाद्य है, यह गलत बात है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी है वह सही हो जाएगा। देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है, स्थायी भाव की संख्या कितनी मानी गई है। तो देखिए स्थायी भाव की भरत मुनि ने 8 माना है, लेकिन वैसे यहाँ पे जो 9 है वह सही हो जाएगा। और आजकल 11 रस है तो 11 स्थायी भाव है, लेकिन वैसे 9 यहाँ पे जो है वह सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे जो प्रश्न पूछा गया है, इनमें से कौन सा स्थायी भाव नहीं है, यह बताना है। तो यहाँ पे जो स्थायी भाव है नहीं है वह है हर्ष। तो शोक करुण रस का, भय भयानक रस का, और विस्मय होता है आश्चर्य जो विस्मय होता है तो यह भी अद्भुत रस का होता है। तो इसे भी याद रखिएगा। बाकी यहाँ पे जो स्थायी भाव नहीं है वह हर्ष है। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित करना है। तो श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव होता है वह रति होता है। करुण रस का जो स्थायी भाव होता है वह शोक होता है। शांत रस का निर्वेद होता है और रौद्र रस का क्रोध होता है। तो यह सही रूप है, आप इसे ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह क्या पूछा गया है, किस रस को रसराज की संज्ञा दी गई है।
तो श्रृंगार रस को रसराज की संज्ञा दी गई है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही हो जाएगा। बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है। यहाँ पे यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे ध्यान से समझिएगा। आलंबन की चेष्टाओं को क्या कहा जाता है? आलंबन की चेष्टाओं को क्या कहा जाता है? तो आलंबन की चेष्टाओं को कहा जाता है उद्दीपन, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह क्या पूछा गया है, उसी से संबंधित कुछ प्रश्न है। आश्रय की चेष्टाएं इनमें से किस वर्ग के अंतर्गत आती हैं? तो आश्रय की जो चेष्टाएं आती हैं वह आती है यहाँ पे अनुभाव के अंतर्गत, तो इसे याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाए, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, सात्विक अनुभाव की संख्या कितनी मानी गई है, यह बताना है। तो देखिए सात्विक अनुभाव की जो संख्या मानी गई है वह मानी गई है 8, तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए है वह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, तो इसे याद रखिएगा। अगर बात करें सात्विक अनुभाव की जो संख्या है वह कौन कौन है, तो उसे आप सुन लीजिए एक बार। 8 संख्या है। पहला है स्वेद, कंप, रोमांच, स्तंभ, स्वरभंग, अश्रु, वैवर्ड और प्रलय। यह 8 जो माने गए हैं वह सात्विक अनुभाव माने गए हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है, संचारी भाव की संख्या कितनी होती है? तो संचारी भाव की जो संख्या होती है वह माना गया है, संचारी भाव की संख्या वह 33 होती है, वह सभी को पता होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी है वह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है, भाव का बोध कराने वाले कारण क्या कहलाते हैं? इसे ध्यान से समझिएगा। भाव का बोध कराने वाले कारण क्या कहलाते हैं? तो वह कहलाते हैं अनुभाव, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो डी है वह सही हो जाएगा। आगे जो महत्वपूर्ण प्रश्न दिया गया है वह है कि इनमें से कौन सा अनुभाव के अंतर्गत नहीं आता है? तो अनुभाव के अंतर्गत जो नहीं आता है वह यहाँ पे दिया गया है, तो ग्लानि नहीं आता है, श्वेत, रोमांच और अश्रु आते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी है वह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे जो प्रश्न पूछा गया है वह है कि इनमें से संचारी भाव कौन सा है, यह बताना है। तो यहाँ पे जो संचारी भाव है वह अपस्मार, व्रीड़ा, अभित्था सभी हैं, तो उपयुक्त सभी, यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है, असूया इनमें से किस वर्ग में आएगा? तो असूया इसमें से जो आएगा वह आएगा संचारी भाव के अंतर्गत, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही हो जाएगा। देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित करना है। तो यहाँ पे देखिए गर्व जो है वह क्या है, तो गर्व एक संचारी भाव है। अश्रु क्या है? अश्रु अनुभाव है जो सात्विक अनुभाव में आता है। रति क्या है? वह स्थायी भाव है जो श्रृंगार रस का है। और वात्सल रस का स्थायी भाव है, तो यह सही रूप है, इसे ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह क्या पूछा गया है, निम्नलिखित कथनों में असत्य कथन छांटना है। तो यहाँ पे जो असत्य कथन है वह बताना है। तो उग्रता संचारी भाव, यह सही बात है। साधारणीकरण रसास्वाद के बाद की प्रक्रिया है, तो यह गलत बात है। विभाव आदि के विशेषत्व का परिहार साधारणीकरण है, यह भी सही बात है। शोक करुण रस का स्थायी भाव, यह भी सही बात है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा वह ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं जो प्रश्न पूछा गया है वह है कि इनमें से आचार्य विश्वनाथ का मत कौन सा है, यह बताना है। तो आचार्य विश्वनाथ का जो मत है वह 4 ऑप्शन में कौन सा है, तो वह है कि आश्रय के साथ सामाजिक का तादात्म्य हो जाना साधारणीकरण है, यह आचार्य विश्वनाथ का मत है, तो ऑप्शन नंबर जो 1 है वह सही हो जाएगा। इसे आप याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है, व्यंजना शब्द शक्ति का संबंध किससे होता है? तो व्यंजना शब्द शक्ति का जो संबंध होता है वह होता है व्यंग्यार्थ थे, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी है वह सही हो जाएगा। आगे जो प्रश्न पूछा गया है उसे देखते हैं। अगला जो प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो यहाँ पे जो सही रूप है वह बताना है। तो लक्ष्यार्थ होता है जो लक्षणा का, व्यंग्यार्थ होता है व्यंजना का, वाच्यार्थ होता है अभिधा का, और अभिधेयार्थ होता है कोशगत अर्थ, तो यह सही रूप है, इसे याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है, रूढ़ि अथवा प्रयोजन के आधार पर किस शब्द शक्ति में अर्थ ग्रहण किया जाता है? तो रूढ़ि अथवा प्रयोजन के आधार पे जो शब्द शक्ति ग्रहण किया जाता है वह किया जाता है यहाँ पे जो लक्षणा है उसके द्वारा, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, किस शब्द शक्ति में अर्थ ध्वनित होता है? तो किस शब्द शक्ति में अर्थ ध्वनित होता है? तो वह व्यंजना में होता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी है वह सही हो जाएगा। देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है,
जब सिंह तलवार लेकर उतरा तो गीदड़ भाग गए, इस वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है? तो यहाँ पे देखिए जो सिंह है वह तलवार लेकर तो उतरेगा नहीं, यहाँ पे इसका तात्पर्य हो जाएगा कि जो सिंह पुरुष है यानी वीर पुरुष है वह तलवार लेकर उतरता है तो गीदड़ यानी कायर व्यक्ति भाग जाते हैं। तो यहाँ पे जो शब्द शक्ति है वह व्यंजना है, यानी यहाँ पे व्यंजित किया गया अर्थ है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, घर गंगा में है, इस वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है? तो घर गंगा में है, इस वाक्य में जो शब्द शक्ति है वह व्यंजना है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे जो प्रश्न पूछा गया है, उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग में कौन सी शब्द शक्ति है? तो यहाँ पे जो शब्द शक्ति है सारोपा लक्षणा है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया, अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक का नाम बताना है। तो अलंकार संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वो आचार्य भामा है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी है वह सही हो जाएगा। देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है, इन सूचियों को सुमेलित करके सही विकल्प का चयन करना है। तो ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक है आनंदवर्धन, रस संप्रदाय के भरत मुनि, औचित्य संप्रदाय के क्षेमेंद्र और रीति संप्रदाय के आचार्य वामन। तो यह सही रूप है, इसे याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि काव्यशास्त्र के इन ग्रंथों को सुमेलित कीजिएगा। तो ध्वन्यालोक, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन इधर है, बाकी उधर जो देखते हैं वह क्या हो जाएगा, वह सही हो जाएगा। उधर देखते हैं साहित्य दर्पण जो है वह विश्वनाथ का है, वह पहला ऑप्शन दिया था तो उसे याद रखिएगा। यहाँ पे रसगंगाधर जो है वह है जगन्नाथ का, काव्य प्रकाश मम्मट का, और ध्वनि जो था वह आनंदवर्धन का था, उधर दिया हुआ है तो उसे देख लीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है, इनमें से असत्य कथन कौन सा है? यहाँ जो चार ऑप्शन दिए इसमें जो असत्य कथन है वह बताना है। तो यहाँ पे जो असत्य कथन है वह है गूढ़ीभूत व्यंग में व्यंग्यार्थ प्रमुख होता है, यह असत्य कथन है। बाकी जो ए बी और डी है वह सही कथन है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो सी है वह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है, इनमें से कौन अलंकारवादी आचार्य नहीं है, यह बताना है। तो यह जो अलंकारवादी इसमें आचार्य नहीं है वह है आनंदवर्धन, बाकी केशव, भामा और जयदेव अलंकारवादी आचार्य हैं। तो इसे याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है, उपमेय में उपमान की संभावना होने पर कौन सा अलंकार होता है? तो उपमेय में उपमान की संभावना होने पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही हो जाएगा। आगे जो प्रश्न पूछा गया है वह है कि उपमेय का निषेध करते हुए जहाँ उपमान की स्थापना की जाती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है, यह बताना है। तो उपमेय का निषेध करते हुए जहाँ उपमान की स्थापना की जाती है वहाँ अप्युति अलंकार होता है। तो इसे ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न दिया हुआ है कि कहाँ रघुवर के चरित उदारा कहाँ मति मोर निरत संसारा में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पे जो अलंकार है वह निर्दर्शना अलंकार है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही हो जाएगा। आगे जो प्रश्न दिया गया है उसे देखते हैं, रीति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो रीति संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वह है आचार्य वामन। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जो प्रश्न है, विशिष्ट पद रचना रीति या पंक्ति किस आचार्य की है, यह बताना है। तो विशिष्ट पद रचना रीति यह जो कथन है आचार्य वामन का है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे जो महत्वपूर्ण प्रश्न दिया है उसे देखते हैं, रीति के लिए मार्ग शब्द का प्रयोग इनमें से किसने किया है, यह ध्यान दीजिएगा। रीति के लिए मार्ग शब्द का जो प्रयोग किया गया है वह आचार्य कुंतक द्वारा। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वह सही हो जाएगा। आगे जो प्रश्न दिया गया है वह देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है कि रीति के लिए वृत्ति शब्द का प्रयोग किस आचार्य ने किया है, इसे ध्यान से देखिएगा। वृत्ति शब्द का जो प्रयोग किया गया है वह किसकी कौन किया है? तो आचार्य मम्मट ने किया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, काव्य गुणों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो काव्य गुण 3 है, यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा। वह गुण है ओज, माधुर और प्रसाद गुण। तो ऑप्शन 1 यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह है कि इनमें से असत्य कथन को छांटना है, असत्य कथन कौन सा है? तो मम्मट ने दोषहीनता को काव्य का लक्षण माना है, यह ऑप्शन दिए हैं। और यहाँ पे यह सही बात है। नियत वर्ण व्यापार को वृत्ति कहा जाता है, यह सही है। वैदर्भी रीति का मूल आधार ओज गुण है, यह गलत बात है। तो यहाँ पे ऑप्शन में जो सी है वह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है
वह है कि काव्य अथवा नाटक में वर्णित विषय सदैव विशेष होता है, सामान्य नहीं। वह व्यक्ति सामने लाता है, जाति नहीं। यह किसका कथन है, यह बताना है। तो यहाँ पे जो दिया गया है, जो कथन है वह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है, अभिनवगुप्त का अभिव्यक्तिवाद किस दर्शन पे आधारित है। तो अभिनवगुप्त का जो अभिव्यक्तिवाद है वह शैव दर्शन पे आधारित है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए है वह सही हो जाएगा। बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है, साधारणीकरण का संबंध इनमें से किससे है। तो साधारणीकरण का जो संबंध है यहाँ पे है वह है भावकत्व व्यापार से। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है, शांत रस को महत्व देते हुए किस आचार्य ने तत्व ज्ञान को उसका स्थायी भाव माना है। शांत रस को महत्व देते हुए किस आचार्य ने तत्व ज्ञान को उसका स्थायी भाव माना है। तो यह माना गया है अभिनवगुप्त द्वारा। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है, रस सूत्र में किन दो शब्दों की व्याख्या अपेक्षित रहती है। तो रस सूत्र में जो दो शब्द है उसका वह है संयोग और निष्पत्ति, और इसी का व्याख्या अपेक्षित रहता है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वह सही हो जाएगा। आगे जो प्रश्न पूछा गया है वह है कि आचार्य कुंतक ने वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली को क्या नाम दिया है, यह बताना है। तो आचार्य कुंतक ने वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली को जो नाम दिया है वह सुकुमार, विचित्र और मध्यम मार्ग। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही हो जाएगा। देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है, दृष्टिकूट पदों में कौन सा दोष पाया जाता है, यह बताना है। तो दृष्टिकूट पदों में जो दोष पाया जाता है वह पाया जाता है क्लिष्टत्व दोष। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वह सही हो जाएगा। आगे जो प्रश्न पूछा गया है वह है कि लोक व्यवहार में प्रयुक्त न होने वाले शब्दों का काव्य में प्रयोग करने पर कौन सा दोष माना जाता है। तो वह माना जाता है जो अश्लीलत्व दोष। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी है वह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह है कि काव्य में अनावश्यक शब्दों का प्रयोग होने पर कौन सा दोष होता है। तो काव्य में अनावश्यक शब्दों का जो प्रयोग होने पर दोष होता है वह होता है अधिक पदत्व दोष। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है, कार्य और कारण में संगति न होने पर कौन सा अलंकार होता है। तो कार्य और कारण में संगति न होने पर जो अलंकार होता है वह होता है यहाँ पे असंगति अलंकार। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह क्या पूछा गया है। अगला जो प्रश्न है वह है कि कारण न होने पर भी यदि कार्य संपन्न हो रहा है तो वहाँ कौन सा अलंकार माना जाता है। तो कारण न होने पर भी अगर कार्य संपन्न हो तो वहाँ पे विभावना अलंकार होता है। जैसे एक प्रसिद्ध उदाहरण है कि बिनु पग चले सुने बिनु काना, तो ऐसे है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए है वह सही हो जाएगा। आगे जो प्रश्न पूछा गया, कारण सहित उपमेय का उत्कर्ष जहाँ दिखाया जाए वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है। यानी कारण सहित उपमेय का उत्कर्ष जहाँ पे दिखाया जाता है वहाँ पे जो अलंकार होता है वह व्यतिरेक होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी है वह सही हो जाएगा। बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है, इनमें से कौन सा युग्म इनमें से विपरीत लक्षण रखता है। तो उपमा रूपक, उपमा प्रतीप, उपमा उत्प्रेक्षा, उपमा विरोधाभास। तो यहाँ पे जो युग्म विपरीत रखता है वह उपमा प्रतीप है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वह सही हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी है वह सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि नाक की मोती अधर की कांति से बीज दामिड़ का समझकर भ्रांति से देखकर सहसा हुआ सुख मौन है, सोचता है अन्य सुख यह कौन है, इसमें कौन सा अलंकार है। तो यह जो अलंकार है यहाँ पे वह भ्रांतिमान है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह है कि कहे कवि बेनी बेनी ब्याल की चुराई लीनी, कहे कवि बेनी बेनी ब्याल की चुराई लीनी, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो इस पंक्ति में जो अलंकार है वह है यमक। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, ध्वनि को काव्य की आत्मा इनमें से किसने स्वीकार किया है। तो ध्वनि को काव्य की आत्मा जो माना गया है वह माना गया है आनंदवर्धन द्वारा। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही हो जाएगा। आगे जो प्रश्न पूछा गया है, ध्वनि प्रस्थापना परमाचार्य की पदवी इनमें से किसको दी गई है। ध्यान से देखिए, ध्वनि प्रस्थापना परमाचार्य की पदवी जो दिया गया है वो किसको दिया गया है। तो वह दिया गया है मम्मट को। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है,
निम्न सूचियों को सुमेलित करते हुए सही विकल्प का चयन करना है। तो यहाँ पे जो देखिए रस सिद्धांत दिया हुआ है, तो वह रस सिद्धांत है डॉक्टर नगेंद्र का, चिंतामणि है रामचंद्र शुक्ल का, कवि प्रिया है केशवदास का, और भाषा भूषण है जसवंत सिंह का। तो यह सही रूप है, इसे याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है, वह है कि वीर रस प्रधान रचना में कौन सा गुण प्रयुक्त होता है। तो वीर रस में जो होता है वह ओज गुण होता है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे जो प्रश्न पूछा गया है, अगला प्रश्न है कि रोमांटिसिज्म का जन्मदाता इनमें से किसको माना जाता है। तो यह माना जाता है रूसो को, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे जो प्रश्न पूछा गया है उसे देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है कि रोमांटिसिज्म का जन्म कब हुआ था, यह बताना है। तो रोमांटिसिज्म का जो जन्म हुआ था वह 18वीं सदी के अंतिम दशक में, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देखते हैं अगला जो प्रश्न है, इनमें से कौन सा कवि स्वच्छंदतावादी कवि है। तो छायावादी कवियों को स्वच्छंदतावादी कवि कहा जाता है। तो यहाँ पे जो जयशंकर प्रसाद हैं वह स्वच्छंदतावादी कवि है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे जो प्रश्न पूछा गया है, इनमें से कौन सी विशेषता स्वच्छंदतावाद की नहीं है। तो यहाँ पे जो स्वच्छंदतावाद की विशेषता नहीं है वह राष्ट्रीयता है, तो ऑप्शन नंबर जो डी है वह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह क्या है। अगला प्रश्न है कि बिंब अभिधा की अपेक्षा लक्षणा और व्यंजना पर आधारित होती है, यह कथन किस समीक्षक का है। बिंब अभिधा की अपेक्षा लक्षणा और व्यंजना पर आधारित होती है, यह जो कथन है वह कथन है केदारनाथ सिंह का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी है वह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह है कि चाक्षुष बिंब का संबंध किससे होता है। तो वह संबंध होता है नेत्र से, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे जो प्रश्न पूछा गया है, अगला प्रश्न है कि दिवा स्वप्नात्मक अथवा दुस्वप्नात्मक बिंब का दूसरा नाम क्या है। तो दिवा स्वप्नात्मक अथवा दुस्वप्नात्मक का जो बिंब का दूसरा नाम है वह है फैंटेसी, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, मिथक के बारे में क्या सत्य नहीं यह बताना है। तो यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिए हैं उसमें जो सत्य नहीं है वह है मिथक का संबंध अति मानवीय क्रियाकलापों से होता है, यह कथन सत्य नहीं है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे जो प्रश्न पूछा गया है वह है कि काव्य शोभा करान धर्मान अलंकार प्रपक्षते, यह परिभाषा किस आचार्य की है। तो काव्य शोभा करान धर्मान अलंकार प्रपक्षते, यह जो प्रमुख परिभाषा है वह परिभाषा दिया गया है डंडी द्वारा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, अलंकृति पुनः क्वापी किस कथन का आचार है, यानी किस आचार का कथन है। तो यह मम्मट का है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, भूषण बिनु न विराजई कविता बनिता मित्य, यह किसका कथन है। तो यह प्रसिद्ध है केशवदास का, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, इनमें से कौन सा हिंदी कवि अलंकारों को काव्य का प्राण तत्व मानता है। तो वह केशवदास है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह क्या पूछा गया है, यथार्थवाद और अति यथार्थवाद का जन्म कहाँ पे हुआ था। तो यथार्थवाद और अति यथार्थवाद का जो जन्म हुआ था वह फ्रांस में हुआ था, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि इनमें से किस आचार्य ने वाक्यम रसात्मक काव्यम कहा है। तो वाक्यम रसात्मक काव्यम जो कहा गया है वह कहा गया है विश्वनाथ द्वारा, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, रमणीयाथ प्रतिपादक शब्द काव्यम, यह किसका कथन है, यानी किस आचार्य का कथन है। तो यह जो है कथन वह पंडित राज जगन्नाथ का है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे जो प्रश्न दिया गया है, औचित्य सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य इनमें से कौन है। तो औचित्य सिद्धांत के जो प्रवर्तक आचार्य हैं वह क्षेमेंद्र हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न पूछा गया है कि कौन सा कथन असत्य है, यह बताना है। तो 4 ऑप्शन में जो कथन असत्य है वह है कि कल्पना इच्छा प्रेरित नहीं होती, यह गलत बात है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे जो प्रश्न पूछा गया है वह है कि इनमें से कल्पना के कौन से भेद कांट ने माने हैं। कल्पना के कौन से भेद कांट ने माने हैं। पुनर्निर्माण करने वाली कल्पना, उद्भावक कल्पना, सौंदर्य बोधक कल्पना, उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा वह उपर्युक्त सभी, तो ऑप्शन नंबर जो डी है वह सही हो जाएगा।
देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि मधुमेह वसंत जीवन वन के इस पंक्ति में वसंत किसका प्रतीक है। मधुमेह वसंत जीवन वन के इसमें जो वसंत किसका प्रतीक है यह पूछा गया है, तो वह प्रतीक है यौवन का, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है, उसे ध्यान से देखिएगा। काव्य बिंब एक ऐसा भावात्मक चित्र है जो रूपक आदि का आधार ग्रहण कर भावनाओं को तीव्र करता हुआ काव्यानुभूति को सादृश्य तक पहुंचाने में समर्थ है। यह कथन किसका है। तो यह जो कथन है वह कथन है यहाँ पे जो दिए गए हैं सी डी लेविस का, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही हो जाएगा। आगे जो प्रश्न पूछा गया है वह है कि रोमांटिसिज्म को साहित्यिक उदात्तता नाम किसने दिया है। तो यह नाम दिया गया है विक्टर ह्यूगो द्वारा, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, उपन्यासकार प्रेमचंद को आप किस वर्ग में रखेंगे। तो उपन्यासकार प्रेमचंद हैं आदर्शोन्मुख यथार्थवादी, तो ऑप्शन यहाँ डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि सच्चा यथार्थवादी बाह्य जगत के चित्रण के साथ साथ मानव की मानसिक वृत्तियों का भी चित्रण करता है। यह कथन किसका है। यानी सच्चा यथार्थवादी बाह्य जगत के चित्रण के साथ साथ मानव की मानसिक वृत्तियों का भी चित्रण करता है। यह जो कथन है वह कथन है राल्फ फॉक्स का, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि यथार्थवादी अपनी रचनाओं में चरित्रों को पाठकों के सामने उसके यथार्थ नग्न रूप में रख देता है। यह कथन किसका है। तो यह महत्वपूर्ण जो कथन है वह कथन है प्रेमचंद का, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यह कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जिसे हम लोगों ने देखा। यह संबंधित था भारतीय काव्यशास्त्र और उससे महत्वपूर्ण तथ्यों से। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ हम आपके सामने पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आभार। मिलते हैं एक नए वीडियो में। अगर चैनल में नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें।